कि आज पार्टी आधारित वोट खत्म हो गए। तो जब खत्म हो गए तो क्या हुआ, वही परंपरागत बीच में जो आज़ादी के बाद के कुछ वर्षों के बाद जो जातिवाद शुरू हुआ था, वो फिर जाति हुआ कि जब कुछ नहीं है तो जात को दे दो। बीच में ये फिर हट गया मोदी जी के आने के बाद। तो खास करके मोदी जी के आने के बाद ये जातवाद की परंपरा थोड़ी घटी, धुंधली हुई थोड़ी धुंधली हुई। दोनों सीट भूमिहार को। मैंने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, नीतीश जी बहुत होशियार हैं, वो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं भूमिहारों को। भूमिहार मूर्ख नहीं होंगे। वो देखते हैं कि हमको काम किससे है, हमको काम डीएमएसपी से है, हमको काम दरोगा और सीओ से है। वो कहाँ है, वो एसडीओ कहाँ है, वो डीएसपी कहाँ है, वो तो क्षेत्र में कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। भैया गंगा में पानी बहुत बह चुका, अब लकड़ी की हांडी को बार बार नहीं चढ़ाइए। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, आज हम मौजूद हैं अशोक कुमार जी के पास, जो एक बीएन कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और अभी लेटेस्ट में कह सकते हैं आपकी एक एक्टिविस्ट हैं और एक गिने चुने नेताओं की गिनती आती है इनकी। इन्हीं से चर्चा करेंगे कि ये जहानाबाद प्रॉपर से आते हैं और जहानाबाद की चर्चा खास करेंगे क्योंकि इस बार बिहार में जहानाबाद का जो संसदीय क्षेत्र है काफ़ी उलझा रहा। वहाँ पे 1 तारीख को चुनाव भी हो रहा है, लेकिन उस चुनाव का नतीजा 4 तारीख को कैसा आएगा, इसी विषय पे खास चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका। सर, धन्यवाद। जहानाबाद में जो सिचुएशन है अभी, अगर जातिगत तौर पे देखा जाए, आप भूमिहार समाज के लीडर के रूप में जाने जाते हैं, तो भूमिहार की वहाँ बहुलता भी है, भूमिहार अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन अगर लीडरशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं कमी दिखती है वहाँ जहानाबाद में। क्यों? लीडरशिप को तो तकरीबन एक के बाद एक ऊपर के नेतृत्व जो भी शासन में रहे, कारण तो बेहतर वही जानते होंगे, उन्होंने पनपने नहीं दिया। कहीं ना कहीं जो एस्टेब्लिश्ड लीडर थे पहले के, उनके आने के इधर पिछले 35 वर्षों में, उसमें 15 वर्ष तो जो आरजेडी की सरकार रही, जो लालू जी की सरकार रही, उसमें उग्रवाद और लॉलेसनेस वगैरह बहुत था। तो उग्रवाद से ज़्यादा प्रभावित मगध ही था। जहानाबाद अरवल को भी कह सकते हैं आप, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित था। मासेकर वगैरह से लेकर ज़मीन कब्जा, लूट मार बहुत सारा चला। ज़्यादा देखा गया। हाँ, और उसमें टारगेट ये पूरे उग्रवाद के भूमिहार ही थे। और भूमिहार 15 वर्ष तक लड़ते रहे हर स्थिति में, और लड़ने के बाद उन्होंने उस सरकार को हटाया। तो उम्मीद थी कि अब जो नई सरकार आएगी वो हमारे परिश्रम को और हमारे पॉलिटिकल एक्टिव जो हम लोग हो करके इतना घर द्वार छोड़ छाड़ के इतनी मदद किए हैं, तो हम लोगों को भी उतनी ही पूछ होगी। शुरू के 5 वर्षों में तो कुछ ऐसा लगा भी, लेकिन धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि हम लोग हाशिए पर धकेल दिए गए। पुराने नेता समाप्त होते चले गए, उनको समाप्त कर दिया गया, और नए नेतृत्व को पनपने नहीं दिया गया। मतलब उस संघर्ष का फायदा कहिए तो कहीं नहीं, अभी तक नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा। और शुरू में ऐसा लगा था कि नीतीश जी सब तरह के सोच रख सबको साथ लेके उसी तरह से चलेंगे जैसे हमारे समाज के श्री कृष्ण सिंह जो पहले मुख्यमंत्री थे वो चले थे सबको लेके। लगा कि नीतीश जी भी वैसा ही सबको लेके चलेंगे, लेकिन 5 वर्षों के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती चली गई। इसके तो बहुत लंबी समय की बातें हैं कि कैसे सुशील मोदी के साथ आए और कैसे अति पिछड़ा का। लेकिन अब देखा जाए सर तो मतलब बिहार में खासकर और जहानाबाद को भी ले, क्योंकि यहाँ जातीय फैक्टर ज़्यादा देखा जाता है। अभी जितने राजनीतिक पार्टियां हैं जो जातीय फैक्टर देखकर ही मतलब लीडर का चुनाव करती है कि कौन से लीडर खड़ा होंगे, कहाँ से होंगे। ये पूरा जातीय समीकरण से ही मतलब पूरा जो बिहार का पॉलिटिक्स है वो चलता है। इस पर आप कितना सहमत हैं सर? ये मानते हैं याद से नहीं है, ये बहुत शुरू से ही है, पहले से ही है। शुरू के कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए, जब आज़ादी की लड़ाई की वजह से कांग्रेस के नाम पर लोग हर कोई चुनाव जीत जाता था, उस समय इतने ज़्यादा तीव्रता के साथ जातीय समीकरण को नहीं देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब स्वतंत्रता संग्राम का असर धीमा होने लगा, तो लोग में ये जातीयता का भाव पैदा किया गया कि भाई अपने जात के लोग रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा बढ़िया से काम और विकास का होगा, नौकरी मिलेगी, बाकी सारे काम होंगे। बीच में ये फिर हट गया मोदी जी के आने के बाद। तो खास करके मोदी जी के आने के बाद ये जातवाद की परंपरा थोड़ी घटी, धुंधली हुई, थोड़ी धुंधली हुई। इसी धुंधली होने में हुआ कि कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ वोटर है। भूमिहार किससे जुड़े हुए हैं, तो जादव किससे हैं, तो बनिया किससे, माने अपने हर कास्ट को माना गया कि ये साहब बेसिक वोटर्स हैं एक पार्टी लाइन के। लेकिन हम अगर अभी बिहार को ही लेके चलें तो ये मिथ टूटने लगा। क्यों?
चूंकि अब पता ही नहीं है आज के दिन में वोटर को कि कौन सी पार्टी पक्ष में रहेगी और कौन सी विपक्ष में रहेगी। हम जिसे वोट दे रहे हैं वो पक्ष में रहेगा कि विपक्ष में रहेगा, वो व्यक्ति पक्ष में रहेगा कि विपक्ष में रहेगा। हालत यह है कि आज पार्टी आधारित वोट खत्म हो गए। तो जब खत्म हो गए तो क्या हुआ, वही परंपरागत बीच में जो आज़ादी के बाद के कुछ वर्षों के बाद जो जातिवाद शुरू हुआ था वो फिर जाति हुआ कि जब कुछ नहीं है तो जात को दे दो। जहानाबाद में पिछली बार चंद्रवंशी को, हमारा क्या कहना है, कहना यह है कि जब जाति आधारित और बहुलता के आधार पर सीट आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ है तो आपने भूमिहार सीट जहानाबाद को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और आपने चंद्रवंशी को दे दिया वहाँ। चलिए, आप, मेरी नाराजगी आप तक पहुँच गई, आपने भी कहा कि अगली बार इसका हम ख्याल रखेंगे। हम लोगों ने भी शीर्ष नेतृत्व को देखा बिहार और हिंदुस्तान का, और हमने उनसे वोट दे दिया। लेकिन इस बार तो आपने फिर वही कर दिया, आपने ये मान लिया कि ये दूसरे को तो आरजेडी को तो वोट देंगे ही नहीं, ये जाएंगे कहाँ हमको देने के लिए। भैया, गंगा में पानी बहुत बह चुका, अब लकड़ी की हांडी को बार बार नहीं चढ़ाइए। भूमिहारों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपना रिसेंटमेंट आपको बताएंगे। इस बार कुछ परिवर्तन देखेगा। इसीलिए पूरा परिवर्तन ये हो गया कि सारे भूमिहार इस बार अरुण जी को वोट दे रहे हैं जहानाबाद में। इसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी लोकल नेता का या किसी बाहरी नेता का प्रभाव है। प्रभाव अगर होता तो एनडीए और जदयू के कौन से ऐसे भूमिहार नेता हैं जो वहाँ अपना पड़ाव नहीं डाले, जो दिन रात वहाँ लगे नहीं रहे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा। इसलिए किसी को जनतंत्र देखना है, डेमोक्रेसी देखनी है, तो वो जहानाबाद में आके देखे। जहाँ जनता डिसाइड करती है कि उसे किसे वोट देना है, वहाँ नेतृत्व न तो 2 वोट बढ़ा सकता है और न 2 वोट घटा सकता है। आज की स्थिति तो यही है। अगर बिहार में देखा जाए भूमिहार समाज के, क्योंकि आप भूमिहार समाज के एक जाने माने नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो बिहार में भूमिहारों की क्या स्थिति है और बिहार में क्या भूमिहार के नेता कौन अभी आपके नज़र में हो सकते हैं, या फिर होने चाहिए थे कि नहीं, कोई और दूसरे भी हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि पिछले 35 वर्षों से सरकार जो है वो एक खास वर्ग की चल रही है, पिछड़ों की है, तो जाति बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उन वर्षों में क्या हुआ कि वैसे ही भूमिहार को पनपने का मौका दिया गया जो सत्ता की बोली बोले। एक समय था जब किसी ने कहा हमको कि साहब चीफ सेक्रेटरी भी भूमिहार और डीजीपी भी भूमिहार, अब तो भूमिहार सब वोट दे देगा। पूछने वाले भी कुर्मी लीडर थे, अभी हाल ही में उन्होंने आरजेडी छोड़ा है, आप समझ जाइएगा। उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे बहुत मित्रवत उनसे संबंध हैं, हालांकि वो राजनीति में बहुत आगे हैं, ये उनकी सोच है कि वो हमको अपना समझते हैं। मैंने उनको कहा, वो नाराज थे इस बात पर कि बताइए साहब, दोनों सीट भूमिहार को। मैंने कहा, आप चिंता नहीं कीजिए, नीतीश जी बहुत होशियार हैं, वो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं भूमिहारों को। भूमिहार मूर्ख नहीं होंगे, वो देखते हैं कि हमको काम किससे है, हमको काम डीएमएसपी से है, हमको काम दरोगा और सीओ से है। वो कहाँ है, वो एसडीओ कहाँ है, वो डीएसपी कहाँ है, वो तो क्षेत्र में कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मतलब दिखाने के दांत कुछ और खाने के और को वो जानते हैं कि ये दोनों डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, इनको पता है कि ये तभी तक बने रहेंगे जब तक ये सरकार की भाषा बोलेंगे। तो ये तो वहाँ खड़ा होकर भी सरकार की भाषा बोलते थे, वो हमारी चिंता कहाँ करते थे, हमारे काम से तो हाथ उठा लेते थे। ऐसा ना लोग कह दे कि भूमिहार वाद है, कहीं ऊपर से सरकारें ना हटा दे। उस डरे हुए ये दो पदाधिकारियों से क्या उम्मीद है किसी को। और जो बाकी आप बिहार के लेवल पर पूछेंगे कि भाई भूमिहार लोगों का और बाकी बिहार के लेवल पर सोच क्या है, तो जहानाबाद से थोड़ा इतर है, थोड़ा हटके है। जहानाबाद में हम अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप मेरी राजनीतिक पहचान को निगल रहे हैं, वो उसकी लड़ाई है। बाकी जगहों पे तो जहाँ सब तरह के जात है, भूमिहार भी इस बार जात दिख रहा है। हाँ, कुछ ऐसे लोग जरूर हैं 2-4-5% या जो भी परसेंटेज कंस्टिट्यूएंसी वाइज डिफर करता हो, कुछ लोग हैं कि नहीं भाई हम एनडीए को वोट देंगे, हम भूल ही नहीं पा रहे हैं मोदी जी को कैसे प्रधानमंत्री बनने में रोके हैं। तो कुछ वैसे वोट्स भी हैं जो जा रहे हैं, लेकिन उन वैसे वोट्स को काउंट नहीं किया जाएगा। कंस्टिट्यूएंसीज वाइज डिफर है, जरूर है, जहानाबाद में बहुत कम है। अशोक जी, लास्ट प्रश्न रहेगा कि बिहार में जातिगत नेता चुनने की जरूरत क्यों? इसलिए तो मैंने आपको कहा कि जब मोदी जी आए तो जातिगत नेता की जरूरत कहाँ रही। नीतीश जी जब आए तो जातिगत नेता की जरूरत, हम लोग कहाँ नेता खोज रहे थे। हालांकि उस समय हमारे के यहाँ मगध से रामाश्रय बाबू रिप्रेजेंट कर रहे थे नीतीश जी के यहाँ,
तो नीतीश जी को भूमिहारों की चिंता हुई क्या? रामाश्रय राव के यहाँ बैठ करके सारे भूमिहार लोग आते जाते थे, उनके लिए चिट्ठियां लिखते थे, उनकी वो पैरवी करते थे, उनका फ़ोन करते थे, उनके कष्ट में खड़े रहते थे, जो कर सकते थे करते थे। रामाश्रय राव के बाद आपने किसी को पैदा होने दिया क्या? आपको अशोक कुमार जैसे आदमी की जरूरत थी क्या? नहीं थी। इसलिए चूंकि आपको भूमिहारों की ही जरूरत नहीं है, ये मुश्किल है। तो इस बार जहानाबाद में 2024 के चुनाव लगभग खत्म हो चुके हैं, तो 24 के चुनाव के बाद भूमिहारों की पहचान फिर से वापस आएगी? आनी चाहिए। संघर्ष करता है, संघर्ष करने का हमारा इतिहास है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के 15 वर्षों की ये जो लॉलेसनेस वाली सरकार थी, उग्रवादियों की सरकार थी, उसमें भी लड़ने का हमारा इतिहास है। तो लड़ने के लिए तो हम सबसे तैयार हैं। अगर सामने वाला ये कहता हो कि आप लड़के ही साबित करो तो लड़ेंगे। धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अशोक कुमार जी को। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।